chapter diversity and discrimination. Today we are going to start with another topic, that is caste system, that we have already studied in the earlier time the Indian society was divided into group based on the work done by the people. Now in this caste system, the group of people placed in sort of ladder where each caste was either above or below the other. Now in this ladder जो शूद्रास थे they were placed at the lower level. उनके ऊपर वैश्यास, those who were doing professional work, those who were merchants, kshatriyas, those who were warriors, and at the topmost level there were brahmins, scholars, pujari. सो इस तरह से उन्होंने एक लैडर मेंटेन किया हुआ था, लैडर की तरह एक सिस्टम मेंटेन किया हुआ था. So those who were placed at the top of the ladder were called the upper caste people, and those who were placed at the bottom of the ladder were called lower caste or untouchables. अब ये untouchables they were also known as Dalits. Later on अब हमारी जो गवर्नमेंट है they refers them as scheduled caste SCs. अब these untouchables were treated very badly by the upper caste people. Now the question arises that what kind of discrimination was faced by the untouchables. किस तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता था. Now the first is they were forced to pick garbage, do cleaning work because वो लैडर में सबसे नीचे वाली पोजीशन पे थे तो उनको अनस्किल्ड समझा जाता था. they were considered as unskilled. तो उनको कहा जाता था कि that you have to pick the garbage, you had to do the cleaning work, you had to do the farm work. They were not allowed to enter the temples and homes of the upper caste, और उनको उस पर्टिकुलर विलेज के अंदर भी नहीं रहने दिया जाता था. they were used to live outside of the village, outskirt areas of the towns and villages. Next, their children could not sit next to the children of upper caste in the school. अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते थे तो they were not allowed to sit near to the upper caste children. या तो उनको क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ता था, या अगर वो क्लासरूम में बैठते भी थे तो they used to sit separately and they were not provided with any mat. They were not allowed to take water from the village well. So this type of discrimination was faced by them. अब स्टूडेंट्स हम सब ने ये पढ़ा कि जो इंडिया है, इंडिया फॉट फॉर इट्स फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ब्रिटिशर्स. पर ब्रिटिशर्स के साथ तो हम लड़े ही लड़े, बट विद इन दैट द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली. मतलब वो ब्रिटिशर्स के साथ भी लड़े और वो इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए भी लड़े. सो व्हेन आवर इंडिया बिकेम द नेशन इन 1947, जब वो 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस, देन आवर लीडर्स कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्टेड एट टाइम. सो टू इरेडिकेट दिस, तो उस टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उसमें ये प्रोविजंस किए गए दैट एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. Now the question arises, what does constitution say with regard to equality? अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें इक्वालिटी के रेफरेंस में क्या क्या कहा गया है. फर्स्ट वन, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ. कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे वो देश का प्रेसिडेंट है, चाहे वो एक मामूली वर्कर सा है, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से है, तो एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, रिलीजन और कास्ट. अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी. अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो अभी हमने पढ़ा अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का डिफरेंस, वो हैज़ बीन अबॉलिश्ड. इसके लिए लॉ बना दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है. अगर कोई इस चीज़ को फॉलो करेगा दैट इज़ कंसीडर एज अ क्राइम, पनिशमेंट विल बी गिवन. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. वो कोई भी काम कर सकते हैं. जैसे हमने कास्ट सिस्टम के बारे में जब पढ़ा था कि जो लोग थे दे वर सपोज टू डू दैट वर्क दैट देयर जनरेशंस वर डूइंग, बट नाउ इन द प्रेजेंट टाइम कोई भी पर्सन कोई भी काम चूज़ कर सकता है जिसका उसका मन करे. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. जो ये एससीज वगैरह हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, इनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं ताकि इनको गवर्नमेंट जॉब्स ये कर सकें. So these all are the provisions related to the equality.
Along with this, there is provision that we should treat all the religions equal. Now, India a secular state means in India, the people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion. मतलब अब यहाँ पे हमारी कंट्री में कंप्लीट फ्रीडम दी गई है कि एनी पर्सन कैन फॉलो एनी रिलीजन, प्रैक्टिस एनी रिलीजन. सो ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली. अगर हम बात करें जो इक्वालिटी है, जो इक्वालिटी इज़ द वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको नहीं मिलती है, यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दैट. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? So, maybe you know the answer. Dr. Bhim Rao Ambedkar. He is considered as the father of Indian Constitution. He was born in 1891. He is the best known leader of Dalits. He was born into the Meher caste. ये जो मेहर कास्ट थी at that time when he was born, so that Meher is one of the communities which were treated as untouchables in Bombay Presidency. मतलब he himself faced this discrimination on the basis of caste. He was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. So after doing all these things, when he returned back, so he had made efforts to improve the conditions of the untouchables. So what he had done for them, he encouraged Dalits to send their children to school. उन्होंने कहा कि अगर आप अपने में सुधार लाना चाहते हो, फर्स्ट सेंड योर चिल्ड्रन टू द स्कूल, क्योंकि नॉलेज, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक तरह से आपको अपने राइट्स के बारे में बताती है, आपको बताती है कि हाउ यू कैन फाइट फॉर योर राइट्स. तो दैट्स वाई यू शुड सेंड योर चिल्ड्रन टू द स्कूल. ही ऑल्सो स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट. हमने पढ़ा कि जो अनटचेबल्स थे दे वर नॉट allowed to enter the temple, so he started the temple entry movement. He urged Dalits to take different kinds of government jobs so that they can be the part of equality and move out of the caste system. So students, I hope till here everything is clear to you. With this, your chapter diversity and discrimination is completed. If you have any doubt, any queries, you can call or text me. Thank you.